नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये डरावनी भी है और बड़ा मज़ेदार भी है। ये कहानी घटना जो हमें भेजे हैं उनका नाम है नरेश। ऑटो रिक्शा चलाने के काम करते थे दिल्ली में, और ये आज की घटना नहीं है, साल 2001 की है। नरेश जी उस टाइम जवान थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और दिल्ली में आकर के ऑटो चलाने का काम करते थे। अकेले ही एक भाड़े के कमरे में रहते थे और ज़्यादातर वो रात में ही ऑटो रिक्शा चलाते थे और दिन भर अपना घर में आराम करते थे। ये भी एक मजबूरी थी, वो भी चाहते थे कि मैं दिन में ऑटो रिक्शा चलाऊं, लेकिन उनको ऑटो रिक्शा दिन में मिलता ही नहीं था किराए पर। उनको मिलता था रात में। बहुत बार उन्होंने कोशिश कर लिया कि मैं भी दिन में चलाऊं और रात में अपने घर में आराम करूं, लेकिन जो ऑटो रिक्शा का मालिक था, अब वो मना कर देता था कि नहीं भाई, तुम तो नए आए हो और हमारा जो दिन में चलाने वाला बंदा पुराना है। मैं उसको अब ये थोड़ी बोल सकता था कि तुम रात में चलाओ, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये मजबूरी थी। और उस टाइम नरेश जी के पास में पैसा नहीं था कि अपना ऑटो रिक्शा खरीद सके, मजबूर थे। अब गरीब परिवार से थे और दो रोटी कमाने के लिए अब दिल्ली में आए हुए थे और जो भी कमाते थे अब बस अपना परिवार को पैसा भेजते थे। अपने लिए कुछ अब खास करते नहीं थे। अब उनका कोई शौक ही नहीं था, जो भी था उसी में अपना आनंदित रहते थे। और ना उनका कोई ऐसी दोस्त थी, लड़की थी जिसके साथ अपना समय काट सके, ऐसा भी कुछ नहीं था। उस टाइम में नरेश जी बताते हैं कि मैं बस अपने काम में ध्यान रखता था, दिन भर अपने कमरे में सोता रहता था और रात को ऑटो रिक्शा लेकर के मैं अपना काम करता था। और उन्हीं दिनों की बात है, 2001 की बात है। नरेश जी बताते हैं कि मैं जब रात में चलता था ना ऑटो रिक्शा लेकर के, तो कई बार मुझे सवारी मिलती ही नहीं थी। मैं इस जगह से उस जगह भटकता रहता था कि कहीं पर कोई सवारी मिल जाए। अब हमें किराया भी देना होता है और कई बार होता था ना कि रात भर मैं इधर से उधर घूमते रह जाता था, सवारी मिलती ही नहीं थी। अब मुफ्त में मुझे किराया ऑटो का पे करना पड़ता था और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मेरी इच्छा थी कि मैं ऑटो रिक्शा अपना खरीद लूं और दिन के टाइम में चलाया करूं, दिन में तो सवारी मिलती है। ऐसा भी बताते थे कि कभी कई बार हुआ था मेरे साथ में कि पूरा रात में खाली रह गया, एक पैसे की कोई आमदनी नहीं हुई। वैसे ही घटना का अब स्टार्टिंग उनके साथ में होती है। नरेश जी बताते हैं कि वो मौसम ख़राब था, सर्दी भरी रात थी। मैं ऑटो रिक्शा लेकर के, हाँ उस दिन में थोड़ा बहुत काम हुआ था। मैं भी खुश था कि चलो आज तो सवारी मिल रही है। ठंड के मौसम में कोई ऑटो रिक्शा में बैठने का नाम नहीं लेता है। हवा लगती है ना, खुली हवा लगती है। लोग बाग कैब में जाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं उस टाइम में एक स्टैंड पर बैठा हुआ था, अपने ऑटो रिक्शा में गर्म कपड़ा और कंबल भी लपेट रखा था। मुझे इतना नहीं मालूम था कि हाँ सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ठंड के मारे मेरी हालत ख़राब थी। ठंड इतना पड़ रहा था। मैं स्टैंड पर, अब रात को करीब 11 बज रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था। अब बड़ी सी कॉलोनी थी, एक कोई ना कोई इमरजेंसी तो लगी होती है। रात में लोग ज़्यादातर इमरजेंसी में ही निकलते हैं और उसे मुझे फ़ायदा भी होता था। तो उसी स्टैंड पर मुझे कई बार रात को सवारी मिली थी और मुझे आज भी उम्मीद थी कि सवारी कोई ना कोई मिलेगी। मैं इंतज़ार करते करते कब सो गया, 11 बजे का टाइम था, मुझे खुद पता नहीं था। ठंड से मैं बचते हुए कंबल अपना चेहरा भी ढक रखा था और कुछ गर्माहट महसूस हुई तो नींद भी आ गई थी। जब एक आवाज़ ने मुझे अब नींद से जगाने का विवश किया और जब मैं कंबल चेहरे से हटाता हूँ तो देखते हैं कि सामने जवान लड़की है, सफ़ेद कपड़ा पहन रखी है और कह रही, ऑटो वाला चलोगे, खाली हो क्या, क्या तुम्हें सोना है? मैं कहने लगा कि नहीं नहीं मैडम, चलना है, आइए बैठिए, कहाँ जाना है? लड़की आकर के बैठ जाती है और एक जगह का नाम बताती है कि चलो उस कॉलोनी तक हमें चलना है और जाना भी है और आना भी है। मैं समझ गया कि आज मेरी रात की दिहाड़ी पक्की होगी, क्योंकि वो कॉलोनी उस जगह से काफ़ी दूरी पर थी।
मैं बता दिया किराया कि आने का और जाने का किराया इतना होता है। कुछ पैसे बढ़ा करके ही बताया था, नाइट का टाइम था, और वो मान गई। कोई भी बहस नहीं करती है, पिछली सीट पर बैठ जाती है। देखने में थी खूबसूरत, जवान थी, और मुझे बिल्कुल सीधी सादी सवारी लगी। अब सवारियाँ भी कई तरह की होती हैं, कई बार किराए के लेके झंझट हो जाता है, बहस हो जाता था, लेकिन वो बिल्कुल भी ना नुकुर नहीं करी। जो पैसा बताया उस पर राजी हो गई। इसके बाद में ऑटो रिक्शा लेके चल पड़ा था। जब उस कॉलोनी में पहुंचता तो घंटे भर का सफ़र था। घंटे भर का सफ़र पार करके जब हम वहाँ पहुँचते हैं, तब वो कॉलोनी के पास रोड पर कहती है कि ऑटो वाले, आप यहाँ पर रुको, मैं थोड़ा देर में लौट के आती हूँ। मुझे डर था, किराया तो उसने एडवांस में दिया नहीं था। मुझे डर था कि वो गई तो क्या पता आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उस टाइम मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। देखने में अब सुंदर थी, और दूसरी बात थी कि सीधी सादी थी, झंझट कोई नहीं किया था। मुझे लगा कि ये शरीफ लड़की है, अब आ जाएगी लौट करके। और सच कहूँ ना, मैं अंदर से घबराया हुआ था कि मैं अब ये पैसा देगी कि नहीं देगी, लौट के आएगी कि नहीं आएगी। एक आध बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका था, लेकिन उस लड़की पर मैं विश्वास करता हूँ, और वो लड़की चली जाती है, कहती है मैं कुछ देर में लौट के आऊँगी। अब उसके बाद मैं रोड पर इंतज़ार कर रहा हूँ कि आखिरकार अब इंतज़ार के अलावा अब है क्या। तभी दो लोग आते हैं, उसी कॉलोनी से निकल के आते हैं, और मेरे पास में आते हैं, भैया उस हॉस्पिटल में चलना है। मैं सवारी को देखता हूँ, इच्छा तो हो रही थी कि ले चलूँ उनको, लेकिन वो सवारी जिसको मैं छोड़ा था उसने पैसे भी नहीं दिए थे। तब मैं मना कर देता कि नहीं भैया, आप कोई दूसरा साधन देख लो, मैं तो सवारी लेके आया हूँ। अब इसके बाद में वो मुझसे कई बार जिद किए। रोड पर खड़े थे, ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे, कोई साधन का इंतज़ार कर रहे थे, तब उनको कुछ मिल नहीं रहा था। मुझसे बार बार आग्रह करते कि कुछ ही देर का तो काम है, आप छोड़ दीजिए ना। मैं कहने लगा नहीं भैया, मैं एक लेडी सवारी के लेकर आया हूँ, हाँ मैं उसके साथ में धोखा नहीं कर सकता। क्या पता वो लौट के आ जाए और फिर इस जगह पर मुझे ना पाए, तो अपने मन में क्या सोचेगी। आखिरकार उनको सवारी मिल गया। एक ऑटो रिक्शा वाला आ रहा था, और उन्होंने हाथ दिया, ऑटो रिक्शा वाला रोक दिया, उसी साइड में जा रहा था। वो लोग चले गए। मेरे मन में थोड़ा अब शांति हुई कि चलो बेचारे को हॉस्पिटल जाना था, साधन मिल गया उनको। अब मैं इंतज़ार करता रह गया। पूरा 1 घंटे के बाद में अब वो लड़की आती है। आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। आते ही ऑटो रिक्शा में बैठती है, ऑटो वाला है, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा लेट हो गई। मैं कहने लगा ठीक मैडम, कोई बात नहीं। फिर मैं उसी तरफ लेके चल पड़ता हूँ जहाँ पर मैंने सवारी को उठाया था, जिस स्टैंड पर, और उसी स्टैंड पर मैं पहुँचता हूँ। तब वो सवारी उतरती है, मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे दे के जाती है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि मैं तो मांगा नहीं, लेकिन अपने मन से ही कुछ पैसा बढ़ा करके जो मेरा 1 घंटा का समय बर्बाद हुआ था, शायद उसकी रिकवरी अब मुझे हो चुकी थी। मैं भी खुश हो जाता हूँ। और उसके बाद जिधर से आई थी, मैं तो देखा नहीं था आते वक्त, अब लग रहा था कि इधर से आई होगी और उधर ही चल देती है। मैं उसको जाता हुआ देखता हूँ, और अंधेरे में जा कर के वो गायब सी हो जाती है। अब फिर मैं वहीं इंतज़ार करने लगता हूँ, और उसी कॉलोनी से एक और लोग मुझे मिल जाते हैं जिनको हॉस्पिटल वगैरह जाना था। मैं उनको छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद आज की कहानी, जो रात की कहानी थी, अब यहीं पर रुक जाती है। अब इसके बाद मुझे अपना घर भी जाना था, ऑटो रिक्शा अब मालिक को सौंपना भी था, चाबी देनी थी। अब फिर मुझे आराम भी करना था। शाम हो जाती है, मैं जब उठता हूँ, तैयारी करता हूँ और मालिक के पास पहुँचता हूँ चाबी मांगने का। अब एक तरह से यही रास्ता था, वहाँ जा कर के अब घंटों एक तरह से मैं इंतज़ार करता था। कई बार होता था कि वक्त पर ऑटो रिक्शा उनके पास में नहीं होता था, और कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, ऑटो रिक्शा आता होगा। कहीं लंबा सफ़र में चला गया था, उनके पास में 3 ऑटो रिक्शा थे, और तीनों अब वो एक तरह से गायब ही रहते थे। दिन के टाइम में, रात के टाइम में कई बार ऐसा होता था कि समय पर मुझे ऑटो मिलता नहीं था, लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में ऑटो रिक्शा आ जाता है, और फिर मैं अपने काम पर निकल जाता हूँ।
पूरा रात इधर उधर घूमने के बाद में कुछ सवारी मिलती है और इसके बाद मैं उसी जगह पर आ जाता हूँ कि यहाँ सवारी रात भर मिलती रहती है। बड़ी कॉलोनी है और कोई ना कोई अब इमरजेंसी में बाहर निकलता ही रहता है, वहाँ आके खड़ा कर देता हूँ। और वैसे भी ठंड का टाइम था और मैं आज सोया नहीं था, इंतज़ार कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए तो मैं निकलूँ यहाँ से। और तभी वही लड़की आती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल वही कपड़े जो कल की रात में पहन रखी थी। ना तो उसके पास में कोई सामान था, ना कुछ थैला, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थी। वो आती है और मेरी तरफ वही भाषा बोलती है मीठी बोली में, ऑटो वाले खाली हो? अरे तुम तो कल वाले हो ना। और तब मैं कहता हूँ कि हाँ मैडम, कल वाला ही हूँ। वो मुस्कुराती है और कहती है फिर तो अब सही हो गया, हमें उसी जगह पर जाना है, आप तो देख रखे हो ना। मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल, आप बैठिए, मैं पैसे भी नहीं बताता हूँ, ना वो पूछती है। अब तो कल का सवारी थी और उसको मालूम था कि उसने कितना पैसा दिया था, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उसी जगह पर जाता हूँ उस कॉलोनी में, और वो जहाँ पर मैं रुका था वहीं अपना ऑटो रिक्शा रोक देता हूँ। अब फिर वो कॉलोनी के अंदर चली जाती है। अब पूरा 1 घंटे के बाद में लौट के आती है, वो भी खाली हाथ, उधर से भी खाली हाथ आती है। ऑटो रिक्शा में बैठती है और फिर उसी जगह पर आकर के उसको उतार देता हूँ। पूरे महीने में कम से कम 10 बार वो मेरी ऑटो में बैठ चुकी थी। आज टाइमिंग थोड़ा सा वही था, थोड़ा आगे पीछे हो जाता था, रात का ही टाइम होता था, 10 बजे 11 बजे के आसपास का ये टाइम होता था जब वो लड़की उस कॉलोनी से निकल के आती थी। अब मैं कई बार पूछना चाहता था कि आप अकेले और इस कॉलोनी से निकलती हो, और फिर आप दूसरी कॉलोनी में जाती हो, क्या वहाँ रिश्तेदारी है या कुछ और काम होता है? लेकिन मैं पूछ ही नहीं पाया कि चलो सवारी है, कहीं बुरा ना मान जाए, हमें क्या है, अपने पैसे से मतलब है। लेकिन जब 10 टाइम जब हो जाता है ना, तो इसके बाद में 2-3 दिन का गैप आता है। अब मैं वहाँ खड़ा इंतज़ार करता रहता हूँ, लेकिन वो नहीं आती, दूसरा कोई ना कोई सवारी वहाँ से मिल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, जब वो सवारी नहीं आती है, अब मैं उसको ढूंढता रहता हूँ कि वो अच्छे पैसे देती है, बिना मांगे पैसे दे देती है। और कहाँ जाना था मुझे उसको अब अच्छी तरह से पता भी था। 3-4 दिन बीतने के बाद में आखिरकार वो सवारी मुझे नज़र आ जाती है। रात का 11 बजा होता है और जैसे ही देखता हूँ ना, तो मेरा तबीयत खुश हो जाता है कि चलो अब आ गई है, अब तो मुझे एक मोटा रकम ज़रूर मिलेगा, बंधा हुआ पैसा मिलेगा। ऐसे ही करती थी वो। बैठते ही ऑटो रिक्शा में कहने लगी कि चलो अब पता ही है ना आपको कहाँ चलना है। और तब मैं उससे बात करने का अब कोशिश करने लगा। मैं आज तक उसे अब कोई लंबी बातचीत नहीं किया था, बस टू द पॉइंट बात होता था। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि मैडम जी, इतनी रात को आप कॉलोनी से अकेले निकलती हैं, आप फिर उस कॉलोनी में जाती हैं, और फिर वहाँ से भी आप अकेले ही आती हैं, ना तो आपके पास में कोई सामान होता है, ना कोई आपके साथ में होता है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही बस पूछ रहा था, ऐसा आपके साथ में क्यों होता है? लड़की कुछ देर तक मेरे सवाल को, अब जैसे मैं सवाल किया था ना, तो मेरी तरफ देख रही थी। मैं शीशे में सब कुछ देख रहा हूँ। उसका चेहरा अचानक थोड़ा सा उदास हो जाता है। मैं सोचा कि मैंने कोई दुखती रग पर तो हाथ नहीं रख दिया, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। और तब मैं कहता हूँ मैडम जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी जाती ज़िंदगी में अब दखल दे रहा था, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। और तब उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे। अब मैं बार बार कह रहा था कि मैडम जी, मैंने आपको दुख पहुंचाया है ऐसा सवाल पूछ करके, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके बाद वो उसके आंसू बंद होते हैं और कहती कि नहीं, अपनी जगह पर आप ठीक हो, आपकी जगह और भी कोई होता ना तो ये सवाल ज़रूर पूछता। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको एक दिन ज़रूर दूंगी, लेकिन आज नहीं। मैं फिर उसको छोड़ता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, और आती है और फिर उसी स्टैंड पर मैं छोड़ देता हूँ। पैसा हर बार कुछ ना कुछ बढ़ा के देती थी, इस बार मुझे पैसा बढ़ा के दिया था। अब मुस्कुरा के कहने लगी, तुम अच्छे इंसान हो, मैं कल फिर आऊँगी, कल तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं भी खुश था। यह कि जब मैं उसको बिठाता था ना, तो मन बड़ा हल्का सा रहता था, मन जो था ना प्रसन्न रहता था। उसका चेहरा, बात करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता था, या यूँ कहा जाए कि मन ही मन में उससे
प्यार करने लगा था। मैं भी जवान था, वो भी जवान थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। मैं बड़ा प्रसन्न रहता था, उसको देखते ही मन में जैसे फूल खिल जाते थे जब भी वो मेरे पास में आती थी। आखिरकार अगली रात में जब वहाँ पहुँचता हूँ और मैं इंतज़ार करने लगता हूँ और कई सवारी आ गई, भैया जी चलना है। और तब मैं मना कर देता हूँ कि नहीं नहीं, मैं किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उस रात काफ़ी लेट हो चुका था, करीब 11:30 के आसपास मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा था। और तब जा कर के वो नज़र आई थी। आते ही कहने लगे कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आज ज़रा लेट हो गया, चलिए अब निकलते हैं। अब इसके बाद वो खुद बातचीत करने लगती है, मेरे बारे में पूछती है, मेरा नाम पूछती है, मैं अपना नाम बताता हूँ और पूछती है कि अब कितने कमा लेती हूँ। और तब मैं अपना रोना शुरू कर देता हूँ कि देखिए कुछ खास नहीं, आप जैसे सवारी बहुत कम ही मिलती है, मिलती भी है ना तो बड़ा तोल मोल भाव करती है, इतना ले लो इतना ले लो। और कई बार तो झगड़ा झंझट भी करने लगती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दिन में अपना ऑटो रिक्शा हो तो मैं दिन में चलाऊँ, रात में चला सकता हूँ, लेकिन अपना नहीं है, ये किराए का ऑटो रिक्शा है। अब मैं पैसा बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बच ही नहीं पाता है। मुझे अपने परिवार में पैसा भेजना पड़ता है ना, यहाँ भी भाड़े का घर है, खाना खुराकी है, तो पैसा बचा ही नहीं पाता हूँ। जो भी कमाता हूँ ना सब बराबर हो जाता है। लड़की मुझे देख करके अब थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। मैं आईने में जो बैक मिरर होता है और उसमें मैं देख रहा था। मैं कहने लगा कि मैडम आप मेरी गरीबी पर मुस्कुरा रही है ना। और तब कहने लगी नहीं नहीं भैया, ऐसे मत बोलना, ऐसे मत बोलना, मैं कुछ और बात सोच रही थी। खैर छोड़ो, अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो हम बात करेंगे। मैं फिर सवाल को अब एक तरह से टाल दिया था और इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। मन में बड़ा लालसा थी कि मैं उससे बात करूं, लेकिन वो इतना मौका मुझे दिया ही नहीं था, चुप हो गई थी। आखिरकार जो मेरे दिल की बात थी दिल के अंदर ही रह जाती है। मैं उस कॉलोनी में छोड़ता हूँ और उसके बाद घंटा भर बिताने के बाद वो लौट आती है, और आती है ना तो बड़ा परेशान दिखती है। मैं उसका चेहरा देख करके समझ गया कि इसके साथ में कुछ ना कुछ बात हुआ है। उसकी आंखें सूजी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे काफ़ी देर तक रोई है। रोने के बाद ही ऐसा होता है, आंखें मोटी मोटी दिखाई दे रही थी, सूजी हुई दिखाई दे रही थी। चेहरे का रंग ढंग भी अब एक तरह से बदला हुआ था। आते ही बैठ गई। आप बैठने के बाद मैं कुछ बोलती नहीं है। मैं समझ गया कि अब ये बोल रही है कि मतलब चलो, और मैं ऑटो रिक्शा लेके चल पड़ता हूँ। जब कुछ देर जाता हूँ ना तो मुझसे रहा नहीं जाता, और तब कहता हूँ कि मैडम जी आप जाते वक्त तो बड़ा खुश नज़र आ रही थी, लेकिन अचानक आपके साथ में ऐसा क्या हो गया। कुछ देर तक तो चुप रही। मैं बैक मिरर में सब कुछ देख रहा हूँ, चेहरे का रंगत उसकी बदल रही है, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा था। बार बार रंग एक से एक उतर रहा था, चढ़ रहा था। कभी मेरी तरफ घूर के देख रही थी, कभी बाहर देखने लगती थी। आज जब भी ऐसे करती थी ना, अब उसका चेहरे का रंग थोड़ा सा अलग मुझे दिखाई देता था, रंग बदलता हुआ, मतलब कभी गुस्से में और कभी शांत। मेरा कहने का मतलब ये था, रंग बदलने का मतलब ये हुआ। आज जब मैं काफ़ी देर तक उससे सवाल करता रहा कि मैडम आप बड़ा शांत हो और लग रहा है कि आपके साथ में कोई ना कोई बात हुई, अगर आप मुझे अपना समझती हैं तो कुछ बताइए ना। और तब उसकी आंखों में आंसू आने लगा। मैं बोलने लगा कि देखिए रोने से मामला हल नहीं होता है, आपका मन हल्का होगा जब आप मेरे संग बात करेंगी, कुछ बताएंगी। तो हो सकता है कि देखिए मैं अमीर तो हूँ नहीं कि मैं आपका फाइनेंशियली कोई मदद कर सकता हूँ, मैं इस लायक तो हूँ नहीं, लेकिन आप मेरे से बात करके अपने मन को हल्का ज़रूर कर सकती हैं। तब वो खिलखिला के हंसने लगी। कहने लगी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको अब ऐसा मेरे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है जिससे मुझे थोड़ा तकलीफ़ पहुंचती है। बात का शुरुआत कर दिया था, इसके बाद हंसने भी लगी, मुस्कुराने भी लगी। अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं ये सब बातें करते करते स्टैंड पर आ चुका था। वो मेरे अब ऑटो से उतर नहीं रही थी, पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। मैं बात किए जा रहा था। मैं पूछता हूँ कि मैडम अब आपको घर नहीं जाना है क्या, क्या सारी रात ऑटो रिक्शा में बैठना है। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी
कि हाँ, तुमसे बात करके वाकई मेरे अंदर में अब थोड़ा सा खुशी महसूस हुई है। तुम बड़े अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें ऑटो रिक्शा दिलवा सकती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं कहने लगी, नहीं मैडम, आप मेरे चक्कर में बिल्कुल मत फंसो। जैसा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा घर बार सही चल रहा है, आप कहाँ से पैसा लाएंगी। तब वो हंसते हुए कहने लगी, मेरी बात को छोड़ो, तुम बताओ अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं किया। मैं कहने लगा कि देखिए मैडम, अभी मेरी बहन का शादी होनी है और इसके बाद में मेरा नंबर शायद आएगा, अभी तो वक्त लगेगा। और दूसरी बात, पैसे की बड़ा किल्लत है, अभी तो बहन की शादी के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और तब मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ। अब मेरा तो सपना है कि मैं बहन की शादी करने के बाद अपना खुद का एक ऑटो रिक्शा ले लूँ, जिससे मैं कमाई कुछ ज़्यादा कर सकूँ। यही मेरा सपना है। और तब कहने लगी कि सपना तुम्हारा ज़रूर पूरा होगा, लेकिन कब होगा वो कुछ बताई नहीं थी। फिर वो उतरती है, मुझे भाड़ा देती है, भाड़ा से ज़्यादा ही पैसा दिया करती थी, और फिर अंधेरे के साइड में उस कॉलोनी में चली जाती है। अब मैं काफ़ी देर तक वहीं पर स्टैंड पर इंतज़ार करता रहा सवारी का, लेकिन कोई सवारी नहीं मिलती है। लेकिन मेरा कोटा पूरा हो चुका था, मैं अब इतना कमा चुका था कि मुझे परवाह नहीं थी कि सवारी मिले या ना मिले। और इसके बाद मैं और सवारियों के चक्कर में इधर उधर भटकता हूँ, लेकिन उस रात अब कोई सवारी मिलती नहीं है। मैं घर आ जाता हूँ और इसके बाद मैं दिन भर में सोता रहता हूँ, और जब नींद खुलती है तो उसी लड़की के बारे में सोचता रहता हूँ कि देखने में इतनी सुंदर लड़की है, अकेले घर से चलती है और फिर अकेले उस कॉलोनी में जाती है और फिर लौट के आती है। ये चलता क्या उसके साथ में, उसने आज तक नहीं बताया। चलो आज मिलेगी ना तो मैं उससे बात करूँगा। और वही होता है, रात के टाइम उसी स्टैंड पर आ जाता हूँ मैं। कुछ सवारी मुझे मिल चुकी थी, अब मैं उसी जगह पर आ जाता हूँ जहाँ पर लड़की मुझसे मिलती थी, मेरे ऑटो में बैठ के जाती थी, और वहीं आकर के इंतज़ार करने लगता हूँ। और वही होता है, 1-1.5 घंटे के बाद वो लड़की आती हुई दिखाई देती है। मैं थोड़ा अब बात करने का मूड में था आज मैं उसके साथ में। मैं पूछना चाहता था कि इतनी रात को अकेले क्यों निकलती हो, और उस कॉलोनी में आपका कोई रिश्तेदार रहता है, क्यों जाती हो, अब ये मैं जानना चाहता था। जैसे ही बैठती है ना, मैं ऑटो लेके चल पड़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और चल देता हूँ। अब मुझे मालूम ही था कि कहाँ उसको जाना है। आज मैं कुछ बोला नहीं, बोलने का अभी सोच ही रहा था, और तभी लड़की अपने आप बोलना शुरू कर देती है कि देखो ऑटो वाले, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। अब तुम जानना चाहते हो ना कि मैं अकेले ही क्यों अपने कॉलोनी से निकलती हूँ और उस कॉलोनी तक जाती हूँ और फिर अकेले ही वापस आती हूँ, ये सब आप जानना चाहते हो ना। मैं कहने लगा कि मैडम, जानना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो बताइए, नहीं तो मुझे परवाह नहीं है। जैसा चल रहा है ठीक ही है, ये तो आपका निजी विषय है, मैं इसमें दखल अंदाजी देना पसंद नहीं करता। और तब वो खिलखिला के हंसने लगी। अरे क्या मुझे तुम अभी तक परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। मैं कहने लगी, हाँ मैडम, जितना मैं आपको जान चुका हूँ ना, मैं अब एक तरह से मैं समझने की कोशिश भी करता हूँ कि आखिर ऐसा आप रात में कहाँ जाती हो अकेले, और वहाँ से लौटती हो तो भी अकेले, ये मामला क्या चलता है। मेरे मन में काफ़ी दिनों से जिज्ञासा थी, लेकिन मैं डर के मारे पूछ नहीं पाता था। और तब लड़की कहने लगी कि मैं बताऊंगी, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने दो। अब वो कई बार ऐसा बात बोल चुकी थी कि वक्त आने दो, वक्त आने दो, लेकिन वो वक्त आएगा कब। इसके बाद वो मैं उसी कॉलोनी में जाकर खड़ा करता हूँ और वो चली जाती है। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहता हूँ, और काफ़ी देर के बाद में वो लौट के आती है। और इस बार भी लौटती है ना तो थोड़ा अलग मूड में होती है, जैसे गुस्से में हो। मैं उसका हंसता मुस्कुराता हमेशा चेहरा देखा था, और आज भी वो गुस्से में नज़र आ रही थी। जल्दी जल्दी आ रही थी और आते ही बैठी और बोली चलो। मैं उसका चेहरा भांप लिया था कि आज गुस्से में है। तब मैं पूछता हूँ कि मैडम कुछ बात हुई क्या। तब कुछ बोलती नहीं है, चलने की इशारा करती है, फिर मैं अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर देता हूँ।
कुछ दूर जाने के बाद में अब वो कहती है कि ऑटो रिक्शा रोको। मैं अब ये अचानक चौंक जाता हूँ कि जहाँ जाना था वहाँ तो अभी हम पहुँचे नहीं। अब बीच रास्ते में कहती है कि ऑटो रिक्शा रोको, बात क्या है। खैर सवारी का मर्जी थी, मैं ब्रेक लगा दिया था। फिर वो ऑटो रिक्शा से उतरती भी नहीं है, ऑटो रिक्शा में बैठी रहती है। मैं अब उससे पूछता हूँ कि मैडम जी बात क्या है, आपने ऑटो रिक्शा रुकवा दिया है। तब कुछ देर के बाद वो बोलती है मेरा नाम लेकर के, नरेश मैं तुमसे एक मदद मांगूं, क्या आप मेरे मदद करोगे। मैं बिना कोई सवाल जवाब के मन में कुछ अब जो भी विचार हो उसको मैं छोड़ देता हूँ। कहता हूँ कि हाँ मैडम जी बिल्कुल करूँगा, अगर मेरे लायक होगा तो। आपको तो पता ही है कि मैं फाइनेंशियली कमज़ोर हूँ, तो इस चीज़ को तो आप भूल ही जाइएगा। आप बाकी कोई भी मदद चाहिए मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़की कुछ देर तक मुझे देखती है, कहती है कि नहीं पैसे कौड़ी की मदद नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ में रहना है कुछ दिन तक। जब ये बोलती है ना तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। क्या बोल रही हो मैडम आप, क्या बोल रही हो। तब वो कहने लगी कि मेरा मतलब नहीं समझे। मैं बोला कि बिल्कुल नहीं समझा, आप मुझे समझाइए तो सही। मेरे मन में उथल पुथल मच चुकी थी। जवान लड़की, सुंदर लड़की, मेरे जैसे गरीब ऑटो वाले के साथ में वो कह रही थी कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या मतलब है इसका। मेरे मन में एकदम हलचल हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा हो। ये क्या बोल रही है। तब वो कहने लगी मेरा मतलब तुम समझे नहीं, मुझे कुछ रातों के लिए अपने घर में क्या शरण दे सकते हो। जब ये बोली ना तो मेरा मन थोड़ा और बेचैन हो गया। अब मैं पूछने लगा मैडम जी आपके परिवार में क्या किसी से झगड़ा हुआ है क्या। तब कहने लगी कुछ ऐसा ही समझ लो, क्या मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए शरण दोगे। मैं कहने लगा कि हाँ मैडम, लेकिन जो मेरा घर है ना वो आपके रहने के लायक नहीं है, आप उसमें एक रात भी आप रुक नहीं पाओगे। ऐसा है नहीं, मैं तो ऐसे ही इंसान हूँ, अब गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना घर में गुजारा कर सकता हूँ, आप उस घर में बिल्कुल रह नहीं पाओगे। लड़की कहने लगी कि जब तुम रह सकते हो तो मैं भी रह सकती हूँ। मैं बार बार मना करने लगा कि मैडम जी आप इस चीज़ को भूल जाइए, मैं आपको अपने घर में चल करके दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ में आता है कि आपको इस घर में रह सकती है तो आपका स्वागत है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ में। आप तो पैसे से फाइनेंशियली अच्छी लग रही हो, हर बार मुझे ज़्यादा किराया देती हो, कपड़ा लत्ता भी आप सही पहनती हो, तो ऐसा परेशानी क्यों आ गई। लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। कहने लगी देखिए जो मैं आपसे बोल रही हूँ कुछ दिन तक आप मेरे घर में मतलब अपने घर में आप मुझे रख सकते हो कि नहीं, सीधा सा बात वो बोल रही थी। तब मैं कहने लगा कि बिल्कुल मैडम, अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आप देख लो, अगर आपके रहने लायक घर है तो बिल्कुल आप रह जाइएगा। मेरा क्या है, मैं तो रात भर ऑटो चलाता रहता हूँ, मैं तो कहीं भी अपना गुजर बसर कर लूँगा। रहा दिन के मामला तो मैं कहीं और भी गुजारा कर सकता हूँ, आप उस कमरे में आप रह सकती हैं। लड़की कहने लगी ठीक है, आप मुझे अपना घर दिखा दो। और वही होता है, मैं अपने कॉलोनी में ले जाता हूँ, अपना पुराना सा घर जो भाड़े का था, ताला खोलता हूँ, अंदर दिखा देता हूँ। कहती है कि घर तो आपकी साफ़ सफाई अच्छा है, मैं इस घर में रह सकती हूँ। तब मैं उससे पूछता हूँ कि मैडम जी आपने कुछ बताया नहीं कि आपके साथ में चल क्या रहा है, आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि अपना घर छोड़ने पर आप उतारी हो चुकी हो। बात क्या है, कुछ तो बताइए, मेरे लिए कोई झंझट परेशानी तो खड़ा नहीं होगा। मैं डरा हुआ भी था कि नौजवान लड़की है, अगर कुछ ऐसे वैसे बात बन गई तो मैं तो बेचारा फंस जाऊंगा ना, मैं तो कहीं के नहीं रहूँगा। तब वो कहती कि शांत हो जाओ, डरने को सकता नहीं है, मैं जिस घर में रहती हूँ मैं भी उस घर में अकेले ही हूँ। आज जहाँ मैं मिलने जाती हूँ अब उसकी बात हम ख़त्म ही करते हैं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और मैं इस घर में अब तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, कुछ रात मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहूँगी इस घर में, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तब मैं कहता हूँ मैडम जी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ये आपका घर है, आप जितना दिन चाहो आप इस घर में रह सकती हो। अब इसके बाद वाकई में वो लड़की उसी घर में
आ जाती है। रात का टाइम था। अब मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब लड़की तो घर में आ गई है, अब मैं क्या करूं। कोई अड़ोसी पड़ोसी पूछेगा ये कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं थोड़ा डरा हुआ था। शायद लड़की मेरे मन को भांप जाती है। कहती है कि आप डरो मत, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैं घर में ही रहना, अकेले रहना पसंद करती हूँ। मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है। आइए, आपका घर मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें अपना गुजर बसर कर सकती हूँ मज़े में। उसका कहने का मतलब ये था। लेकिन मैं बहुत बेचैन था, डरा हुआ था। तब वो कहती कि आप शांत हो जाओ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं मुफ्त में नहीं नहीं रहूँगी। इसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगी, धन दूंगी, और जिससे अपनी बहन की शादी भी करा सकोगे और अपने लिए ऑटो रिक्शा भी खरीद लोगे। जब ये बात बोलती है तो मैं मना करता हूँ कि नहीं मैडम जी, आप तो खुद कोई ना कोई कारण है जिसे मजबूरी में आप मेरे घर में रह रही हो। आप मेहमान की तरह रहिए। मैं आपसे पैसा कौड़ी कुछ नहीं मांगता नहीं हूँ, ना मेरे मन में अंदर कोई लालच था। अब मैं कहने लगा कि ये आपका घर है, अब आप इसमें रुक गई हैं तो देखिए खाने पीने का अब सब कुछ रखा हुआ है। अगर आप बना सकती हैं तो राशन है, सब्जी है, सब कुछ है। मैं दिन में एक टाइम खाना बनाता हूँ, आप बाकी रात का भोजन मैं चलते फिरते कर लेता हूँ। तो जो चाहिए आप कर सकती हैं। लड़के कहने लगे कि मेरे आप टेंशन मत करो, जाओ आप अपने काम पर निकल जाओ। रात थी तब मैं उस लड़की को अपने घर में छोड़ करके अब मैं निकल लेता हूँ। लेकिन उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। सवारी मिलती है और मैं दूसरी जगह पहुँचता हूँ, वहाँ सवारी मिलती है, मैं फिर तीसरी जगह पहुँचता हूँ। मतलब उस रात मुझे मौका ही नहीं मिला। एक सवारी छोड़ता हूँ, दूसरी सवारी तैयार मिलती है। ऐसा मेरे साथ में कभी हुआ नहीं था। मैं तो सवारी के लिए कभी उस कॉलोनी, कभी उस जगह पर दूसरी जगह भटकता रहता था, तो बड़ी मुश्किल से सवारी मुझे मिलती थी। लेकिन इस रात तो अब मेरे साथ में तो जैसा लग रहा था मेरा भाग्य जग गया है। आज जब सुबह में जब अपना कॉलोनी में लौटता हूँ, अब ऑटो रिक्शा जमा कराना था, चाबी देना था मकान मालिक को, और दे जा कर के मैं अपने घर पर आता हूँ। जब घर पर आता हूँ ना, तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैं ऐसे ही छोड़ के गया था, शायद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया होगा मैडम ने। दरवाजे पर नॉक करता हूँ, लेकिन कोई भी आवाज़ अब मुझे मिलती नहीं है। मैं कई बार दरवाजे को खटखटा चुका था, लेकिन लग रहा था कि मैडम सोई हुई है, नींद उसकी अब पूरी नहीं हुई है। अब मैं आखिरी बार जब दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से खटखटा लेता हूँ ताकि नींद खुल जाए। जैसे ही ज़ोर से मारता हूँ ना हाथ, और वो दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब अंदर से लॉक था ही नहीं। और तब मैं डरते डरते झांकता हूँ कि मैडम किस हाल में होगी, कैसे सो रही होगी, मुझे देखना नहीं चाहिए, नौजवान लड़की है। अब मैं डरते डरते झांकता हूँ तो पूरा घर तो खाली पड़ा हुआ था। मेरी जो चारपाई थी, जो भी बिस्तर लगा हुआ था, वैसे के वैसे था। लड़की तो उसमें थी ही नहीं। कमाल हो गया था। और तब मैं अंदर जाता हूँ। अब पूरा अब इतना बड़ा घर नहीं था कि मैं अब उसको कहाँ कहाँ ढूंढूं। एक नज़र में देख लेता हूँ कि कमरे में कोई है ही नहीं। तो कहीं मैडम गई है क्या सुबह के टाइम में। अब मैं सोचता हूँ कि शायद अपने घर पर गई होगी। अब उसको गुस्सा आ गया होगा किसी बात पर, किसी परिवार में झगड़ा फसाद हो गया होगा, और तभी ऐसा उसने काम किया है। सुबह उसको दिमाग काम करने लगा होगा और रात में गुस्से में थी, तभी मेरे घर पर आ गई है। अब उसका दिमाग काम कर रहा होगा, अब अपने घर चली गई होगी। चलो अच्छा ही हुआ, मेरा मन शांत हो जाता है। अब फिर मैं अपने बिस्तर पर आराम करता हूँ। दोपहर में उठता हूँ, भोजन तैयार करता हूँ, अब फिर खाना पीना खा करके फिर मस्त मैं नींद में सो जाता हूँ। लड़की उस घर में थी ही नहीं। आज जब शाम के उठता हूँ ना, तब भी उस घर में कोई लड़की नहीं थी। अब मैं फिर जाता हूँ ऑटो लेने के लिए। वहाँ जब ड्राइवर आते थे, अब वहाँ कुछ देर तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। आखिरकार ऑटो लेके दूसरा ड्राइवर आता है, चाबी अब देता है, और मैं चाबी पकड़ता हूँ और ऑटो लेके चल पड़ता हूँ अपने काम पर। उस रात भी ऐसा ही होता है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। मैं सवारी ढोते ढोते एकदम से परेशान हो चुका था। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे उस वक्त तो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। आखिरकार मैं जब सुबह के 4 बजता है ना, तब मुझे नींद आने लगती है। अब मेरा मन करता है
कि मैं घर पर चलूं, आराम करूं, और वही करता हूं। जब मैं अपने घर पर आता हूं ना, ताला खोलता हूं ना, तब एक खुशबू वहाँ पर अब मुझे महसूस होती है, जो औरतें लगाया करती थी। खास करके ये जो मैडम जी थी, जो एक रात मेरे घर पर रुकी थी और उसके बाद घर छोड़ के चली गई थी, खुला हुआ घर। और उसके बाद मुझे ऑटो में नज़र भी नहीं आई थी, स्टैंड पर नज़र भी नहीं आई थी। अन्य अन्य सवारी मुझे मिलती गई, लेकिन वो मैडम मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी थी। वही खुशबू अब हमारे घर में फैला हुआ था। उस खुशबू को मैं पहचानता था, लेकिन मैं उस लड़की को देखा नहीं। अब एक तरह से मैं सुबह के टाइम 4 बजे अब जाकर अपने खाट पर सो जाता हूँ। हाँ, उसकी खुशबू मुझे उसकी याद दिलाती है, और उसके बाद मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। और जब सुबह नींद खुलती है और तब जा कर के मैं ऑटो लेके जाता हूँ, और जो मालिक होता है उसको मैं हैंड ओवर करता हूँ। रात होती है। रात होने के बाद में वही मेरा सिलसिला चल रहा है। खाना पीना दिन में बनाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, और फिर रात को अब ऑटो रिक्शा लेके चल देता हूँ। आज मेरे मूड में था कि मैं उसी जगह पर चलूँ, स्टैंड पर। मैं पता करूँ आखिर लड़की है कहाँ पर। रात में वो मेरे कमरे में रुकी और उसके बाद घर खुला छोड़ के चली गई थी। उससे मुझे यही शिकायत थी। वैसे मेरे घर में ऐसी कोई कीमती चीज़ था नहीं जिसे चोरी होने का संभावना अब रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता था कि आखिर उनके परिवार में आपस में सहमति बन गई है, अब कोई नाराज़गी तो नहीं है। मैं ये जानना चाहता था, कुशल क्षेम उसका पूछना चाहता था। अब मैं उसी स्टैंड पर आ जाता हूँ। 1-2 सवारी छोड़ने के बाद में सवारी नहीं लेता हूँ। अब मैं उसी स्टैंड पर आ जाता हूँ। वहाँ पर भी सवारी मुझे मिलने लगती है। भैया चलो ना, इस जगह जाना है। तब मैं मना कर देता हूँ कि नहीं नहीं, अब मुझे एक सवारी का इंतज़ार है और सवारी आती होगी। आखिरकार रात का 11 बज जाता है, और 11 बजने के बाद मैं बार बार बेचैन हो जाता हूँ। कभी देखने लगता हूँ, उठ करके ऑटो से बाहर निकलता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे मिली नहीं। मन बड़ा व्याकुल हो चुका था। अब मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया इस लड़की के साथ में। मेरे घर में आई, शायद घर वालों से अब कोई बातचीत हो गई होगी, बुरा मान गई होगी, और तभी तो मेरे पास में आई। अब उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। लेकिन लड़की ना आने की वजह से मैं थोड़ा परेशान जरूर था, और तभी मुझे लगने लगा कि मेरा शरीर कुछ ठीक नहीं है। मुझे अब घर चल कर के आराम करना चाहिए। आंखें भारी भारी हो चुकी थी। अब मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के अपने कॉलोनी, अपने घर पर पहुंचता हूँ। अपना जब दरवाज़ा में ताला चाबी खोलता हूँ ना, और जैसे ही अंदर प्रवेश करता हूँ, वही लड़की मेरी चारपाई पर लेटी हुई है। वही कपड़ा, वही सुगंध कमरे के अंदर फैला हुआ है। सच कहूँ ना कि मेरा चीखने का मन कर रहा था उस रात। और जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर पहुँचता हूँ, वो लड़की उठ जाती है, मुझे देख के मुस्कुराती है। और जैसे ही मुस्कुराती है और नज़रें मिलती है ना, तो मुझे होश नहीं रहता। ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं कहीं फंस चुका हूँ, पृथ्वी रुक चुकी है। ऐसा ही मेरे साथ में होता है। मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो लड़की चारपाई से उठती है मुस्कुराते हुए, अब कहती है कि आज तुम बहुत जल्दी लौट आए। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा। घर का ताला बंद है, चाबी मेरे पास में है, और जाते वक्त मैं अपना घर में से निकला था, तब तक वो लड़की नहीं थी। और ये लड़की कैसे आ गई मेरे बिस्तर पर? आराम से सो रही थी अपना घर समझ करके, और ताला कैसे खोल लिया? दूसरा कोई दरवाज़ा था ही नहीं, खिड़की था, खिड़की में लोहे के सिंचे लगे हुए थे, उसमें ऐसा आने कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो फिर ये आई कैसे? मैं बड़ा उलझन में, अब सच कहूँ ना कि चीखने का मन कर रहा था। डर लगा था पहली बार उस लड़की को देख करके, और वही होता है, मैं डर कर काँप जाता हूँ। और लड़की मेरे समीप आ जाती है, मेरी आंखों में देखने लगती है और कहती है, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई अब नुकसान नहीं पहुँचाने वाली, तुम शांत हो जाओ। मेरा हाथ पकड़ करके और उसी चारपाई पर, मेरी चारपाई पर मुझे बिठाती है। कहती पानी पी लो, पानी ला कर देती है गिलास में, पानी पी लो और शांत हो जाओ। वाकई में पानी पीने के बाद में मेरा मन मस्तिष्क थोड़ा काबू में आता है, शांत होता हूँ। लेकिन बदन अभी भी डरा हुआ था, झुरझुरी पूरे शरीर में हो रही थी। ये कौन है भाई? मैं सच कहूँ ना, मैं उसको देख करके
कभी डरा नहीं था। लेकिन आज रात को जब उसका मैं अपने कमरे में देखता हूँ ना, तो डर तो लगना लाजमी था। और वही होता है। तब लड़की मेरे बगल में आके बैठ जाती है, मेरे नाम लेके कहती है कि नरेश, तुम मुझे डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। तब मैं कहता हूँ कि मैडम जी, आप हो कौन? आप मेरे घर में कैसे आ गई? ताला बंद था, ताला बिना खोले हुए आप अंदर कैसे आ गई? और उस रात आप सुबह में कितने बजे निकल गई थी? क्या हुआ था? सब कुछ बताइए। पहले अपने बारे में बताइए कि आप हैं कौन। मैं बहुत डरा हुआ था। तब मेरे सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि नरेश, तुम अच्छे इंसान हो, अब मुझे डरो मत, मैं सब सच्चाई तुम्हें बता रही हूँ। इसके बाद जो बताना शुरू करती है ना, तो मेरे रूह कांप जाता है। मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एक भूतनी लड़की को, एक प्रेतात्मा लड़की को मैं देखूंगा। और वो मेरे साथ में ना जाने कितनी रात ऑटो की सवारी किया और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जो भूतनी के बारे में सोचा था, प्रेतात्माओं के बारे में सोचा था कि वो बड़ी अब खतरनाक किस्म की होती है, लोगों का नुकसान पहुंचाती है, और वो अपने आप को प्रेतात्मा बता रही थी। कह रही थी कि बस कुछ दिन और मैं आपके घर में बिताऊंगी और मैं किसी को नज़र नहीं आऊंगी, ना आप किसी को बताने की ज़रूरत है। मैं आपका सब जो सपना है मैं पूरा करके जाऊंगी। आपकी बहन की शादी के लिए मैं पूरा पैसा दूंगी, आपका ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए पूरा धन दूंगी, बस मुझे इस घर में रहने दीजिए। सच कहूँ ना, उस प्रेतात्मा लड़की को देख करके जो मेरे मन में प्यार था, वो प्यार जो था ना, गायब हो चुका था। उसकी जगह डर ले लिया था। और तब मैं कहने लगा कि मैडम, आप हो तो प्रेतात्मा ना, क्या पता आपका मन मिजाज कब बदल जाए। और तब वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैं आपको बुरा चाहती ना, तो जिस रात को आप मुझे बिठाए थे, मैं उसी रात को आपका काम कर देती। लेकिन मैं ऐसी प्रेतात्मा नहीं हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं तो खुद इधर से उधर भागती फिर रही हूँ। वो कहानी जो बताती है ना, और खौफनाक होता है। कहती है कि मुझे एक प्रेत शक्ति ने काबू कर रखा था और उससे मैं बचती फिरती रहती थी। और जहाँ जाती थी ना, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही फंसी रहती। वहाँ पर भी एक प्रेत शक्ति थी जो मुझे काबू कर रखा था। मैं दो दो प्रेत शक्ति के बीच में इकलौती लड़की फंसी हुई थी। मैं दिन में किसी और के साथ रहती थी और रात को किसी और के साथ में। मुझे आज़ादी नहीं मिलती थी। मैं आती थी, जाती थी, और मुझे अब एक तरह से निगरानी रखा जाता था। अगर मैं चाहती कि भाग जाऊं तो भाग भी नहीं सकती थी। लेकिन आप बहुत सीधे साधे हो और आपका घर बड़ा पवित्र है। मैं आपको देख करके मैं पहचान चुकी थी कि अब मैं आपके घर में आ जाऊंगी ना, तो उन शक्तियों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। आप घर में पूजा पाठ भी करते हो, वहाँ पर बुरी आत्माएं आ नहीं सकती। इसलिए मैं आपका घर का चुनाव किया था कि आपका घर पवित्र है। आप ना तो कोई अब ऐसा काम करते हो, ना नॉनवेज खाते हो, ना दारू पीते हो, और आपका घर हमेशा पवित्र रहता है। इसलिए मैं आपका घर का चुनाव किया ताकि मैं वो प्रेत शक्तियों से दूर हो जाऊं, वो मुझे भूल जाए, मुझे आज़ादी मिल जाए। इसलिए मैं आपका घर का चुनाव किया। अब इस घर में मैं कुछ दिन आपके साथ में गुजारूंगी। उसका कहने का मतलब था कि आपके घर में मैं कुछ दिन रहूंगी और बदले में मैं आपका वो सपना पूरा करूंगा। मैं कहने लगा, मैडम, मुझे अपने सपनों को परवाह नहीं है, वाकई में आप प्रेतात्मा हैं। तब कहते कि हाँ, छू के देख लो। मैं छूता हूँ तो आम लड़की की तरह लगती है। प्रेतात्मा को कोई भला कैसे छू सकता है? जो ज्ञान प्राप्त किया था, लोगों से सुना था, मैं उलझन में पड़ा हुआ था। तब कहती है कि डरो मत, देखो मैं अब गायब हो गई ना। जैसे ही बोलती है वो वाकई में नज़र नहीं आती, और उसके बाद फिर उसी चारपाई पर नज़र आती है। तब मैं सच कहूँ ना कि मैं फिर डर गया था। वो खिलखिला के हंस रही थी कि डरो मुझसे, डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, तुम अपना घर में सुरक्षित हो और तुम्हारे घर में मैं भी सुरक्षित हूँ। ये घर है ना तुम्हारा, बिल्कुल पवित्र है। सच कहूँ, उसके बाद मैं उस लड़की से डरना बंद कर दिया। आज मैं अपने काम पर निकलता था और काम पर मुझे सवारी पर सवारी मिलती थी। शायद उसी की मेहरबानी थी कि मैं इतना पैसा कमाने लगा था। मेरे घर में
वो कम से कम 2.5 महीने तक रही थी। इसके बाद बिना बताए हुए मेरे कमरे से निकल गई थी। लेकिन जब गई थी ना, तो इतना धन मुझे अब बिस्तर पर रख के गई थी जिससे मेरा सपना पूरा हो सके, मेरे बहन की शादी हो जाए। हाँ, मैं उसको ढूंढने का बहुत कोशिश किया था। वो उस स्टैंड पर जाके खड़ा होता था, जिस कॉलोनी में जाती थी वहाँ पर मैं घंटों इंतज़ार करता था कि हो सकता है कि दोबारा आ जाए। लेकिन वो जब से गायब हुई ना, 2.5 महीना रहने के बाद में, तब से मुझे वो नज़र नहीं आई। अब कैसी प्रेतात्मा थी, लेकिन उसने मेरे साथ में भला ही किया था, कोई बुरा नहीं किया था, ना मुझे कोई तकलीफ दिया था। आज भी सारा काम मेरा हो चुका था, बहन की शादी हो चुकी, अपने लिए मैं ऑटो रिक्शा ले चुका था, अपना एक कमाने के बाद में अपना खुद का अपना घर भी खरीद लिया, मेरी भी शादी हो चुकी है। मतलब उस लड़की को मेरे जीवन में प्रवेश करने के बाद जो मेरी गरीबी थी ना, अब वो धीरे धीरे सब निकल चुकी थी। और उस लड़की का ही अब एक तरह से अब मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, मन में उसी की छवि दौड़ती रहती है। मेरी पत्नी पूछती है कि अब कभी कभी आप कुछ सोचने लगते हो, तब मैं वो किस्सा सुनाता हूँ। अब पत्नी अब बुरा नहीं मानती है, कहती है कि वो कोई अच्छी प्रेत आत्मा थी जिसके साथ आप इतने दिन उस घर में आप रहे थे। अगर वो चाहती तो आपको कभी भी, अगर बुरी होती तो मार सकती थी, आपको परेशानी में डाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपके घर में रहते हुए आपसे दूरी रही, आपके नज़दीक नहीं आई। उसका कहने का मतलब था कि प्यार मोहब्बत ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी। अब वाकई में मेरा मन में ऐसा कोई विचार भी कभी नहीं आया। मैं उसको देखता था ना आदर की भाव से, और वो भी मुझे अब उसी दृष्टि से देखती थी, एक भाई की तरह से, और कुछ नहीं। आज जाते जाते इतना धन मुझे दे के गई कि मेरा सब सपना पूरा हो चुका था। कभी कभी जैसे रात में मैं जब कोई सपना देखता हूँ ना, कभी कभी लगता है कि वो सपने में आ कर के हमारे बिस्तर के पास में खड़ी है। अब मैं चौंक करके अपनी आंखें खोल देता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है। लेकिन वो लगता है कि वो शायद चेक करने आती है कि मैं सही सलामत हूँ कि नहीं हूँ। आखिरकार प्रेतात्मा तो प्रेतात्मा ही होती, कब कहाँ चली जाए, किसके साथ क्या कर दे, किसका भाग को उदय कर दे, किसकी भाग को बदलाव कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो प्रेतात्मा वाकई में एक अच्छी प्रेतात्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नरेश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर, इन तीनों में से किसी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।